हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सरस्वती आईएएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने टेस्ट 1 को डिस्कस किया था, जो कि सेक्शनल टेस्ट था, वह इंडियन हिस्ट्री से संबंधित था। और आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करूंगा। यह भी एक सेक्शनल टेस्ट होगा और आज यह जो सेक्शनल टेस्ट है वह इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। इसके साथ साथ करेंट अफेयर से संबंधित भी कुछ प्रश्न इसमें ऐड है। इसमें आप देखेंगे कि प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है, कुछ इजी लेवल के भी सवाल हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के भी सवाल हैं और कुछ थोड़े से टफ लेवल के सवाल हैं। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी बुक का अध्ययन किया होगा, आपके स्टडी का जो बेसिक लेवल जो होगा, अगर आपने एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया होगा तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कतें कम आएगी। आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। गंभीरता पूर्वक आप लोग इसे हल करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है 16 वन। 16 वन जो है इसे शीतोष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 16 वन निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं? यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों में शीतोष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैकाल श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी, सतपुड़ा और पलानी श्रेणी। तो देखेंगे तो जो चारों ऑप्शन है, इन सभी जगह पर शीतोष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। यानी कि ये सभी पर्वत श्रेणी जो है वह शीतोष्णकटिबंधीय वन का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 का हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? आसान प्रश्न है। मोलेसिस बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह असमेकित या असंगठित निक्षेपों से बना हुआ है। ठीक है, तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। 2 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? आप लोग ध्यान रखेंगे, पंचनद में शामिल नहीं है कौन सी नदी? देखिए, पंचनद में कौन कौन शामिल है इसे हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पंचनद का मतलब होता है 5 नदियां। कौन कौन 5 नदियों को समग्र रूप से पंचनद कहा जाता है? तो इनमें एक है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों को समग्र रूप से, सम्मिलित रूप से पंचनद कहा जाता है। अब प्रश्न है कि इनमें से कौन पंचनद में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देखकर बताइए। तो सिंधु शामिल नहीं है क्योंकि पंचनद में सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम शामिल है। ठीक है, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे तरफ है झील। ठीक है, यानी कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन से झील अवस्थित है, इससे संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, लद्दाख में पैगोंग तसे झील बिल्कुल सही है। और पैगोंग झील को लेकर आपने कई बार सुना होगा कि भारत और चीन के बीच झड़पें होती रहती है, तो पहला सही है। दूसरा, वेम्बनाड केरल, यह भी सही है। भारत की सबसे लंबी झील जो है वह वेम्बनाड है। ठीक है, तो वेम्बनाड केरल सत्य है। पिछोला झील राजस्थान, यह भी सही है। और गुरु डोंगमार झील सिक्किम, यह भी सही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सुमेलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में हमें देखने को मिलता है? देखिए, सबसे ज्यादा जो कोयला का भंडार है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। गोंडवाना अगर भारत में देखेंगे तो भारत में पाए जाने वाले कोयलों में से लगभग 90% कोयला जो है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है गोंडवाना क्रम के कोयले की, इसकी विशेषता है कि यहाँ पे जो कोयले पाए जाते हैं वे उच्च श्रेणी के कोयले होते हैं। इसके अलावा इसमें राख की मात्रा जो होती है वह सबसे कम होती है और ताप उत्पन्न करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की जो कोयला होते हैं उनकी विशेषताएं हैं कि ये जो है गोंडवाना क्रम, ये उच्च श्रेणी के कोयले यहाँ पर पाए जाते हैं। इनसे राख जो है कम मात्रा में उत्सर्जित होती है लेकिन ताप उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। और भारत में पाए जाने वाले कुल कोयलों में से 90% से ज़्यादा कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखने को मिलती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, डेल्टा और एस्चुरी ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, पूर्वी घाट की जो नदियां होगी, पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिमी घाट की जो नदियां होती है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन अब छांट सकते हैं कि पूर्वी घाट की नदियां इनमें से कौन कौन सी है, या दूसरे शब्दों में कहें कि पूर्वी घाट की जो नदियां होंगी वे बंगाल की खाड़ी की ओर, वे उनका मुहाना होगा बंगाल की खाड़ी में, वे जाकर गिर जाएगी, मिल जाएगी, और पश्चिमी घाट की नदियां, अधिकांश नदियां अरब सागर में मिलेगी। ठीक है, तो अब आप बताइए कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। देखिए, पहले आप ये जानिए कि डेल्टा का निर्माण कौन कौन करती है। मैं यहाँ पे संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। तो डेल्टा का अगर निर्माण आप देखेंगे तो गंगा हो गया, गोदावरी है, ठीक है, कृष्णा है, कावेरी, ये सारे जो नदियां हैं वे डेल्टा का निर्माण करेगी, यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर साइड में गिरेगी। एस्चुरी की जो नदियां होगी, यानी कि जो अरब सागर में गिरेगी, वे कौन सी नदियां होगी, नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती को ही तापी कहा जाता है। ठीक है, तो अब बताइए कि कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। तो हमने एक बता दिया, तापी। तापी क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यह एस्चुरी बनाती है, अरब सागर में गिरती है, तो पहला तापी हो गया, और दूसरा नर्मदा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा तो डेल्टा का निर्माण करती है, यहाँ हमने बता दिया गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा, यानी कि 6 का विकल्प देखिए 1 और 4 किस में है, 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से विभाजित किया जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से किसके द्वारा विभाजित किया जाता है, तो मुख्य सीमावर्ती भ्रंश के द्वारा। 7 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सी दर्रा जोड़ेगी, तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली जो दर्रा है वह बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा जो है वह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें बनिहाल दर्रा स्थित है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का जो काम है वह बनिहाल दर्रा करता है। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन देखें तो इसका आंसर ऐसे सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बुर्जिल दर्रा के बारे में जानकारी देखा जाए तो बुर्जिल दर्रा जो है वह पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारतीय क्षेत्र जो है कश्मीर का उससे जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगर जोजिला दर्रा को देखा जाए तो जोजिला दर्रा जो है वह जास्कर श्रेणी में स्थित है, हिमालय की जास्कर। जैसे यहाँ हमने बताया ना कि बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है, उसी प्रकार जोजिला दर्रा जो है वह जास्कर श्रेणी में स्थित है, और यह कारगिल और श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को कारगिल प्लस लेह से जोड़ता है यह। ठीक है, तो यह हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। कुल मिलाकर देखिए प्रश्न के अनुसार कि जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी। अगला, सनमार्गी पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सनमार्गी पवन का अन्य नाम है व्यापारिक पवन। आपने नाम सुना होगा, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। ठीक है, इसका नाम जरूर आपने सुना होगा। सनमार्गी पवन के बारे में विचार करना है। पहला, ये पवनें निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करती है, सत्य है। विषुवत रेखा पर इनसे घनघोर संवहनीय वर्षा होती है, यह भी सत्य है। ठीक है, देखिए जो व्यापारिक पवन होती है वह विषुवत रेखा के आर पार, विषुवत रेखा के इर्द गिर्द जो पवन चलती है उसे व्यापारिक पवन कहा जाता है। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास जो पवन चलेगी उसे ध्रुवीय पवन कहा जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास जो चलेगी। इसके अलावा जो बीच के जो क्षेत्र हो गए, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गए, शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर पछुआ पवन चलेगी, पछुआ पवन। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे विषुवत रेखा के इर्द गिर्द व्यापारिक पवन, ध्रुवीय रेखा, ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहां पे इर्द गिर्द ध्रुवीय पवन, और अन्य जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया वहां पर पछुआ पवन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है कि व्यापारिक पवन विषुवत रेखा के आसपास चलेगी और यहां से घनघोर वर्षा होगी, सत्य है। तो इसके दोनों ऑप्शन सत्य है, 9 का आंसर हो जाएगा सी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य होती है, सत्य है। और अगर इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक
और 5 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलती है कर्क और मकर रेखा के मध्य। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, महासागर के पूर्वी भाग में इनके प्रवण क्षेत्र नहीं। अगर आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव तो महासागर के पूर्वी प्लस पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा, ये समुद्र एवं स्थल में समान रूप से प्रभावी होते हैं, यह भी गलत है। आप देखेंगे तो भूमि पर इसकी जो शक्ति है वह क्षीण हो जाती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो स्थलीय क्षेत्र होगा वहां पर कमजोर होती है। तो तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य है। 10 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन से मेघ चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पछाभ मेघ। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है? बताइए, काला सागर की सीमा पर कौन सा देश अवस्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सर्बिया। काला सागर के आसपास जो है वह तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन जैसे देश जो है अवस्थित हैं। सर्बिया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है। आप एक बार ज्योग्राफिकल मैप को देखें, ठीक है, काला सागर के आसपास जो भी देश स्थित हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भूमध्यसागरीय जलवायु से संबंधित है? ठीक है, भूमध्यसागरीय जलवायु से संबंधित कौन सी विशेषता है? पहला, शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु, यह सत्य है। शीत ऋतु में वर्षा, यह भी सत्य है। और शीत ऋतु में वर्षा भूमध्यसागरीय अवदाब के कारण होती है भूमध्यसागरीय क्षेत्र में, ठीक है। महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है, गलत है। भूमध्यसागरीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह महासागर के पश्चिमी भाग पर पाई जाती है, पश्चिमी भाग पर देखने को मिलता है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 केवल सत्य है। 13 का आंसर हो जाएगा ए। स्थलीय समीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्थलीय समीर, सबसे पहले आपको यह जानकारी दे रहा हूं। देखिए, स्थलीय समीर जो है वह रात्रि में गमन करते हैं, रात्रि में चलेगी स्थलीय समीर। स्थलीय समीर रात्रि में चलेगी। आप जानते हैं कि जो पवन का जो वेग होता है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है पवन का वेग, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन चलती है। ठीक है, और रात्रि के समय आप देखेंगे तो रात्रि के समय जो है स्थलीय क्षेत्र पर उच्च वायुदाब पाई जाती है। स्थल क्षेत्र हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है और जो जलीय क्षेत्र होगा इस समय वह लो प्रेशर का क्षेत्र होगा। और इस समय अभी हमने बताया कि पवन हाई से लो की ओर चलेगी, तो यानी कि पवन जो है कहां से चलेगी? स्थल से जलीय क्षेत्र की ओर चलेगी। तो स्थलीय समीर का ही मतलब होता है कि वैसा समीर जो स्थल से जल की ओर गमन करे, जो स्थल से जल की ओर प्रवाहित होगी, वह स्थलीय समीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब बताइए स्थलीय समीर के संदर्भ में विचार करना है। पहला, ये जलीय समीर की तुलना में क्षीण होती है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, इनका प्रवाह स्थलीय भाग पर निम्न व सागरीय भाग पर उच्च दाब बनने से होता है, गलत है। अभी हमने बताया कि स्थलीय क्षेत्र पर हाई प्रेशर बनेगा और जलीय क्षेत्र पर लो प्रेशर, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यह समीर पवन चलेगी और इसीलिए इसे स्थलीय समीर कहा जाता है, क्योंकि स्थल से जल की ओर चलेगी। तो दूसरा तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, आंसर हो जाएगा ए। क्षोभ मंडल के संदर्भ में विचार करें, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है? सभी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं घटित होती है, बिल्कुल। आप देखेंगे कि चाहे वह आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, ये सभी जो है भूमध्य सागरीय जो क्षोभ मंडल का रेंज है वहीं पे संचालित होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, गलत। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेट धाराओं का पथ क्षोभ सीमा के निकट होता है, सत्य है। यह परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर तापमान में वृद्धि करता है, गलत हो गया। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने का काम क्षोभ मंडल को नहीं है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। सागरीय तट के किनारे मलबा निक्षेप से बने
उच्च व निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यानी कि सागरीय तट के निकट मलबा निक्षेप से बने उच्च व निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसे पुलीन कहा जाता है। और ऐसे भारत में कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप देखेंगे कि भारत में जो, अगर आप मैप देखें तो भारत में जो पश्चिमी क्षेत्र जो है, यहाँ पर कई सारे पुलीन देखने को मिलते हैं। जुहू पुलीन है, कोलवा पुलीन है, कोबलम पुलीन है, ये सभी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक डिफिनीशन के रूप में था, तो आप लोग याद रखेंगे समुद्र तट के किनारे में मलबा निक्षेप से बने उच्च व निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थान को पुलीन के नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है, यह भी आसान प्रश्न है। ठीक है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है वह विक्टोरिया झील है। किन देशों की सीमा बनाएगी, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा बनाती है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है नदी और दूसरे तरफ है मुहाना। ठीक है, पहला है गैरोन नदी। गैरोन नदी है, कहाँ पर स्थित है गैरोन नदी? फ्रांस में स्थित है। अब बताइए, फ्रांस से आपको हिंट लग गया होगा, बिस्के की खाड़ी। एक आंसर हो जाएगा 3। अगला है विस्तुला। वारसा जो है वह विस्तुला नदी के किनारे है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विस्तुला कहाँ स्थित है? पोलैंड में। ठीक है, यह है बाल्टिक सागर। बी का आंसर हो जाएगा 1। एब्रो कहाँ पाया जाता है? इस एब्रो नदी कहाँ पर है? स्पेन में। एब्रो का हो गया स्पेन, तो स्पेन में कौन सा होगा? तो भूमध्य सागर। सी का हो जाएगा 2। और अगला है बेजर नदी जो है वह जर्मनी में है, इसको उत्तरी सागर। ठीक है, डी का 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका 18 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इटली को अल्बानिया से पृथक करती है? तो ओट्रांटो जल संधि जो है इटली को अल्बानिया से पृथक करती है। लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पछुआ पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लवणता में वृद्धि करती है, यह सत्य है। दूसरा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है, यह भी सत्य है। कैसे भूमध्य सागर से ध्रुव की ओर जाएंगे तो लवणता में कमी आएगी? इसका उदाहरण देखिए। चूंकि भूमध्य सागर पर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर पर क्या है, भूमध्य रेखा पर क्या है कि सूर्य की किरणें जो होती है वह यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रही होती है, सीधे यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती है। सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ने से क्या होता है कि वाष्पीकरण अधिक होती है, और वाष्पीकरण अधिक होगा यानी कि जल जो है वह वाष्पीकृत होता जाएगा, और जल अगर वाष्पीकृत होगा तो यहाँ पर जल जो है समुद्र खाड़ी में कम मिलेंगे तुलनात्मक रूप से। तो अगर यहाँ पे समुद्र खाड़ी में कम जल मिलेंगे तो लवणता अधिक होगा, और धीरे धीरे अगर यही ध्रुव की ओर चले जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्र जो है क्या है, बर्फीला क्षेत्र है, ध्रुव आप देखेंगे, और वहां पे क्या है कि बर्फ पिघलेंगे तो लवणता में कमी आएगी। ठीक है, और वहां पे सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाती है, वाष्पीकरण वहां पे कम होते हैं भूमध्य रेखा की तुलना में। ठीक है, तो वहां पर लवणता की मात्रा कम होगी। तो दोनों ऑप्शन इसके सही है, 20 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, ये जलधारा है, जलधारा से संबंधित कभी कभी बीपीएससी में सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर देखिए, पेरू जलधारा है प्रशांत महासागर में स्थित है, ओयासिवा की जलधारा भी प्रशांत महासागर में है, लानिना प्रशांत महासागर में है, लेकिन बेंगायुला जो है वह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है, बेंगुला अटलांटिक महासागर, बाकी ये 3 जो हैं वे प्रशांत महासागर की जलधारा है, प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो कौन नहीं होती है? तो डी अटलांटिक महासागर में बेंगुला। 21 का आंसर हो जाएगा डी। अगला, डेल्टा के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? इसके विस्तार पर सागरीय लहरों का प्रभाव नगण्य होता है। नहीं, देखिए, डेल्टा के जो क्षेत्र होंगे वहां पर सागरीय लहरों का जो है वह पर्याप्त प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगी, तो पहला ऑप्शन गलत है। नदी के अधिक वेग से इसका आकार पतला और लंबा हो जाता है, यह कथन सही है। दूसरा इसका करेक्ट होगा, यानी कि 22 का आंसर हो जाएगा बी।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यह भी आसान प्रश्न है। इसमें स्पेशली 3 जो है 2 स्टेटमेंट जो हैं वह आसान है। कहीं भी आपने जरूर सुना होगा ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक, जरूर आपने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, तो एक तरफ है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र और दूसरा तरफ है अवस्थिति। डॉगर बैंक कहाँ पर है? उत्तरी सागर में, स्पेशली यहाँ पे आप देखेंगे तो नीदरलैंड उत्तरी सागर में आता है, यूके आता है, जर्मनी है, डेनमार्क है। ठीक है, ये सभी उत्तरी सागर में आते हैं और डॉगर बैंक यहीं पर स्थित है। तो एक का हो गया, ए का हो गया 1। ठीक है, अब ग्रैंड बैंक जो है, ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड कनाडा में स्थित है, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, तो ए का 1, डी का 4, ए का 1 और डी का 4, ये 2 ऑप्शन में अभी भी है। ठीक है, आगे चलिए। रीड बैंक जो है, रीड बैंक दक्षिणी चीन सागर में और ग्रेट फिशर बैंक डेनमार्क में अवस्थित है। तो बी का हो जाएगा 3, यानी 3 और सी का 2, यानी कि 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डॉगर बैंक उत्तरी सागर, रीड बैंक दक्षिणी चीन सागर, ग्रेट फिशर बैंक डेनमार्क, ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड कनाडा। ठीक है, तो 23 का आंसर हो गया सी। 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा को निर्धारित करती है? 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। इसके बीच की सीमा को निर्धारित करती है। 24 का आंसर हो जाएगा सी। डी, इसके अलावा भी कई सारे समानांतर रेखा है जो विभिन्न देशों के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। जैसे 49वीं समानांतर रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच की सीमा को निर्धारण करती है। 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 31वीं समानांतर रेखा जो है वह इराक एंड ईरान के बीच सीमा को निर्धारित करेगी। ठीक है, 22वीं समानांतर रेखा जो है वह सूडान एंड इजिप्ट के बीच सीमा को निर्धारण करती है। 20वीं समानांतर रेखा जो है वह सूडान एंड लीबिया के बीच सीमा को निर्धारित करती है। और 17वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा को निर्धारित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बता दिया, आप लोग इसे लिख लेंगे। एक तो हो गया 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी कोरिया, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए कनाडा, 31वीं ईरान इराक, 22वीं सूडान इजिप्ट, 20वां सूडान लीबिया, 17वां उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, अगले सवाल की ओर आइए। सागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अधिक लवणतायुक्त सागर देरी से जमता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका क्वथनांक जो है, क्वथनांक इसका उच्च हो जाएगा लवणता के कारण। जब क्वथनांक उच्च हो जाएगा तो अधिक देरी से जमेगा, पहला सही है। दूसरा, ध्रुवों के चतुर्दिक क्षेत्रों में अधिक लवणता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। अभी हमने बताया कि भूमध्य रेखा से आप ध्रुव की ओर चलते जाएंगे, भूमध्य रेखा से आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो वहाँ पर लवणता की मात्रा क्या होती है? घटती चली जाती है। तो यहाँ पर है कि ध्रुवों के चतुर्दिक क्षेत्रों में अधिक लवणता पाए जाते हैं, गलत है, क्योंकि ध्रुव पर लवणता कमी आती है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, 25 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर दिन और रात के घटित होने के लिए उत्तरदायी है? बहुत आसान प्रश्न है। पृथ्वी परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। 26 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है ग्रह, दूसरे तरफ है उपग्रह, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? मंगल का फोबोस सही है, मंगल का फोबोस और डिमोस ये 2 उपग्रह हैं, पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा, बृहस्पति का कैलिस्टो, यह भी सही है। और शनि का टाइटन, यह भी सत्य है। अरुण का फोबे गलत है, फोबे जो उपग्रह है वह शनि का है। ठीक है, शनि का है उपग्रह फोबे, तो डी नंबर गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को यहाँ पर चिन्हित करना है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है, गलत है। विषुवत रेखा पर अक्षांश की लंबाई ज़्यादा होती है। इसके बाद जैसे जैसे ध्रुव की ओर चले जाएंगे अक्षांश की जो लंबाई है वह कम होती चली जाएगी। यहाँ पर कम होता चला जाता है, कमी आती है। ठीक है ना, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, देशांतर रेखाओं की लंबाई प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में अधिक होती है, यह भी गलत है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है, गलत है। दोनों के बीच की दूरी जो है हमेशा बराबर होगी। अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आएगी लेकिन बीच की जो दूरी है वह हमेशा बराबर होगी, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा,
देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। यह बिल्कुल सही है। ध्रुवों पर आप देखेंगे कि देशांतर रेखाओं की जो दूरी है, ऐसे होता है ना देशांतर रेखा, इस प्रकार के देशांतर रेखा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे विषुवत रेखा पर दूरी बीच गैप बढ़ जाता है, लेकिन ध्रुवों पर इनकी दूरी जो है वह शून्य होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य होती है, ध्रुवों पर शून्य होती है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट सही है। 28 का आंसर हो जाएगा डी। 49वीं समानांतर रेखा किनके भी सीमा निर्धारित करेगी? अभी हमने बताया 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। 29 का आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी पच्छाव मेघों की विशेषता नहीं है? पच्छाव बादल की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होती है, यह सत्य है, यह विशेषता है पच्छाव मेघ की। सफेद रेशमी समानांतर रेखाओं में विस्तृत होते हैं, यह भी सत्य है। चक्रवात के आगमन के सूचक है, यह भी सत्य है। ठीक है, लेकिन विपरीत स्वभाव वाले वायु राशियों के मिलने से निर्मित होती है, यह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन भ्रंशोथ पर्वत है? तो इसमें अगर आप देखेंगे भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण तो ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवदा ये दोनों भ्रंशोथ पर्वत के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूकंपीय तरंग के बारे में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। पहला, पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है, गलत है। सबसे ज्यादा विनाशकारी जो होती है वह एल तरंगे होती है। एस तरंग केवल ठोस में गमन करेगी, सत्य है। पी तरंग का छाया क्षेत्र एस तरंग की अपेक्षाकृत विस्तृत होता है, गलत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो सही है। 32 का आंसर हो जाएगा सी। अगला काफी महत्वपूर्ण सवाल है और यह तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ये सवाल आपका सही होगा। एक तरफ दिया हुआ है देश और दूसरे तरफ दिया हुआ है स्थानांतरित कृषि का नाम, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, पहला है फिलीपींस। फिलीपींस में स्थानांतरित कृषि को चेनगिन के नाम से जाना जाता है, सत्य है। मलेशिया लदांग के नाम से जाना जाता है, सत्य है। जायरे मसोले के नाम से, सत्य है। वेनेजुएला कोनुको के नाम से, यह भी सत्य है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रोका के नाम से। ठीक है, आप देखेंगे मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे, ये 4 हो गया। इसके अलावा इन दोनों का आप लोग याद रखें। तो ये चारों मैच है, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका आंसर 33 का ए। यदि वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित होगी? तो अगर तापमान में वृद्धि होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता में कमी होगी। ठीक है, 34 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है? देखिए, प्रवासन के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। प्रवासन के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं, एक है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। ठीक है, तो जो पुश का मतलब होता है, पुश जो फैक्टर होगा वह आपको जबरदस्ती एक जगह से दूसरे जगह प्रवास के लिए विवश करेगा। जैसे कौन आएगा इसमें? अगर पुश फैक्टर देखा जाए तो मान लेते हैं कि कोई सांप्रदायिक दंगे आ गए, इसमें युद्ध की स्थिति, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा क्षेत्र लगातार युद्ध से प्रभावित है, कोई भूकंप ज्वालामुखी आते रहता है हमेशा, वहाँ पे सुनामी आती रहती है, तो ये सभी जो है प्रतिकर्ष कारक होंगे। पुश करेगा, आपको जबरदस्ती धक्का दे रहा है कि आप यहाँ से प्रवास करो। दूसरा है पुल फैक्टर। पुल को आकर्षक कारक कहा जाता है, जो आपको आकर्षित करेगा, पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। जैसे शहरों की चकाचौंध भरी जिंदगी, वही शहरों की बेहतर सुविधा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पढ़ने की सुविधा, कमाने की सुविधा, अर्न करने की सुविधा, तो ये हो गया पुल फैक्टर जो आपको आकर्षित करता है। तो यहाँ पर है प्रतिकर्ष कारक यानी कि पुश फैक्टर। तो अभी हमने बताया पुश फैक्टर में कि दंगे, युद्ध, भूकंप आदि का क्षेत्र है जहाँ पे विवश होकर हम प्रवास करते हैं। तो पुश फैक्टर कौन कौन आएगा निम्न में से? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्राकृतिक आपदा। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित झीलों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करिए और कूट का सही प्रयोग करें। पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ये अमेरिका की झीलें हैं, आपने इसे कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, इसको पश्चिम से पूर्व की ओर करना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब इसको करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर।
जो ऑप्शन दिया गया है उसमें मिशिगन आएगा, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो ये होता है। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, सुपीरियर सबसे पहले, फिर मिशिगन होता है, ह्यूरोन होता है, इरी होता है, ओंटारियो होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ए। सबसे पहले मिशिगन 2 नंबर, उसके बाद ह्यूरोन 4 नंबर, इरी 3 नंबर, ओंटारियो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर सुपीरियर रहता तो सबसे पहले होता सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो ये होता है क्रम। ठीक है, इसका आंसर 36 का ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? बहुत आसान प्रश्न है, कई बार या विभिन्न कंपटीशन में पूछा गया है सेम ऑप्शन के साथ। पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी मिसौरी नदी करती है। 37 का आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। घास का मैदान और क्षेत्र, बहुत आसान प्रश्न है। प्रेरी, उत्तरी अमेरिका, प्रेरी, ए का हो जाएगा 2। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना, बी का हो जाएगा 1। कैंपास ब्राजील, सी का हो जाएगा 3। और अस्टेपी यूरोप और एशिया को अस्टेपी कहते हैं, यानी कि यूरेशिया, डी का हो जाएगा 4। 2 1 3 4। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी झील है? अवसादी झील का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अवसादी झील जो है वह बलुआ पत्थर है। ठीक है, 39 का आंसर हो जाएगा ए। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल, मृदा, कोयला ये सब जो है वह अवसादी झील नहीं, अवसादी सैल। ठीक है, अवसादी सैल का उदाहरण कौन सा है? तो बलुआ पत्थर, सैल पत्थर हो गया, सैल हो गया, चूना हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, मृदा है, ये सभी अवसादी सैल के उदाहरण हैं। यूरोप का महत्वपूर्ण पतन रॉटरडम निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो रॉटरडम जो है वह राइन नदी पर स्थित है। रॉटरडम कहाँ पर है? नीदरलैंड में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है रॉटरडम? राइन नदी के किनारे। 40 का आंसर हो जाएगा ए। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया है? तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एतना बोनमाटी को दिया गया है, या स्पेन की रहने वाली हैं। 41 का आंसर हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ दिया गया है पुस्तक और दूसरा तरफ दिया गया है लेखक या करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। ये देखें तो चारों ऑप्शन इसका मैच है। ठीक है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी, एस.डी. मुनी, स्वेलोविंग द सन, लक्ष्मी पुरदेश्वर पुरी, एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी, और टाइम स्पेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, शिवराज बी पाटिल। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा 42 का डी। कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? देखिए, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घोषित किया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? ऑक्सफोर्ड के द्वारा रीज को। ठीक है, मरियम वेबस्टर के द्वारा किसे घोषित किया गया है? ऑथेंटिक को। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? हैलुसिनेट को। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर रीज, मरियम वेबस्टर ऑथेंटिक, और कैम्ब्रिज का हैलुसिनेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन से 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के सदस्य हैं? 5 आइज क्या है? एक इंटेलिजेंस अलायंस है, यानी कि 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन 5 आइज के नाम से जाना जाता है। हमेशा न्यूज में रहता है 5 आइज, इसके बारे में जानकारी आपको जरूरी है। 5 देशों का खुफिया एजेंसी है। कौन कौन इसमें 5 देश सदस्य हैं? यूएसए और कनाडा। ठीक है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इसके अलावा है यूके। ये 5 देश इसके सदस्य हैं। तो कौन इसके सदस्य में आते हैं ऑप्शन देकर बताना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आता है, पहला सही है। न्यूजीलैंड दूसरा भी सही है। जापान तीसरा गलत है। यूके हमने बताया सही है। कनाडा ये भी सही है। 1 2 4 5 ये आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जल दिवाली अभियान प्रारंभ किया गया? तो जल दिवाली अभियान आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित है। यह बेसिकली नवंबर 2023 में प्रारंभ किया गया था। जल दिवाली अभियान आवास और शहरी कार्य मंत्रालय।
कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, देखिए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो गठन है 2011 में किया गया था। स्टार्टिंग में 3 देश इसके सदस्य थे, भारत, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता दे रहा हूँ उसको आप लोग लिखते चलें। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना 2011 में हुई थी। भारत, श्रीलंका और मालदीव इसके संस्थापक सदस्य थे। बाद में इसमें जाकर मॉरिशस जुड़ जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में इसका आयोजन मालदीव में किया गया, यह गलत है। हाल ही में इसका आयोजन मालदीव में नहीं बल्कि मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, पहला गलत। दूसरा, इसमें भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है, यह भी गलत। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ना कि पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक इसका देखिए तो बेलारूस पर्यवेक्षक है, एक और कोई कंट्री पर्यवेक्षक है, मैं लेकिन इस समय नाम उसका भूल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका 1 और 2 दोनों गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2011 में गठन हुआ। भारत, श्रीलंका, मालदीव संस्थापक सदस्य, मॉरिशस बाद में शामिल हुआ। इसका अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो हेडक्वार्टर इसका कोलंबो में है। ठीक है, हाँ, एक और जो पर्यवेक्षक है वह पर्यवेक्षक कंट्री में बेलारूस नहीं है। पर्यवेक्षक 2 पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक एक जो है वह सेशल्स है और दूसरा जो है बांग्लादेश इसका पर्यवेक्षक है। ठीक है, वह मिस्टेक से मुझे ध्यान में नहीं रहा था, बेलारूस हमने गलत से बोल दिया। 2 पर्यवेक्षक 2 देश हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का, सेशल्स एंड बांग्लादेश, और 4 इधर मेंबर हैं। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा है प्रोजेक्ट कूश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट कूश DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास से संबंधित है। 47 का आंसर सी। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जो है वह IMD के द्वारा जारी की जाती है प्रतिवर्ष, और 64 देशों की सूची में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर बी। फोर्ब्स के अनुसार 2023 में निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट है? तो ईगा स्वातिक। ठीक है, इसके ये तो सबसे अधिक अर्न करने वाली दुनिया की महिला एथलीट है। ठीक है, अगर हम भारत में देखा जाए, भारत में देखें तो भारत में सबसे अधिक अर्न करने वाली, सबसे अधिक वेतन कमाने वाली टॉप 25 में देखा जाए तो वर्ल्ड के टॉप 25 में भारत का सिर्फ एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी PV सिंधु शामिल है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे टॉप 25 में भारत की सिर्फ एक है, PV सिंधु, ये 12वें स्थान पर है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा वेतन ईगा स्वातिक, फोर्ब्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार। सादिक नवाब शहर को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजदेव की अमराई के लिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। एक तरफ है पर्वत श्रेणी और दूसरे तरफ है दर्रा, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, बृहत हिमालय जोजिला दर्रा सुमेलित है, ए का हो जाएगा 1। पीर पंजाल, अभी हमने ऊपर कई सारे प्रश्न डिस्कस किया जिसमें हमने बताया है कि पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 3, यानी कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर? पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, जास्कर खरदुंगला, ठीक है, सी का हो जाएगा 2, और लद्दाख में फोटुला दर्रा, डी का हो जाएगा 4। 1 3 2 4 इसका ऑप्शन ऑप्शन इसका 1 3 2 4 एक इसका ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, आप लोग इसे, मैं इसको एक बार कंफर्म कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे आंसर एक्सप्लेनेशन में सी दिया गया है। सी के अनुसार 1 3 4 2 होंगे इसका, यानी कि बृहत हिमालय का हो गया जोजिला, इसका हो गया बी का 3 यानी कि पीर पंजाल बनिहाल। ठीक है, जास्कर का ये फोटुला है और लद्दाख का खरदुंगला। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर दे रहा हूँ। 51 नंबर सवाल को आप लोग डॉट रखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ इसको टेलीग्राम ग्रुप में कंफर्म कर दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPCS सेंटर, जो नए स्टूडेंट हैं वे इसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब आइए 52 नंबर सवाल।
प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने। ठीक है, अब आइए 52 नंबर। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग इसका क्रम देखें तो सबसे पहले नर्मदा नदी, उसके बाद गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण पेश करती है? तो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से जो नदियां निकलती है वे अरीय प्रतिरूप का निर्माण करती है। अरीय प्रतिरूप का क्या मतलब हो गया कि जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, कई सारी दिशाओं में बहेगी पर्वत से निकलकर, तो उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। 53 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील नहीं है? लैगून झील का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो वेम्बनाड झील लैगून झील का उदाहरण है, पुलिकट भी लैगून का उदाहरण है, चिल्का भी लैगून का उदाहरण है, लेकिन जो लोकटक है वह लैगून झील का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। लोकटक के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि संगाई हिरन का प्राकृतिक निवास स्थल है। ठीक है, संगाई हिरन का प्राकृतिक निवास स्थल है लोकटक झील, या लैगून झील का उदाहरण नहीं है। 54 का आंसर सी। अगला है अरुणाचल हिमालय में निवास करने वाली निम्नलिखित जनजातियों को उनके अधिवास के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि अरुणाचल हिमालय में जो जनजातियां निवास करती है तो उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्या क्रम है इसे बताना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सबसे पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में मोनपा, मोनपा के बाद अबोर, अबोर असम में पाई जाती है। ठीक है, फिर है मिसमी और मिसमी के बाद नागा। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां धनसिरी और बूढ़ी दिहांग, और ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा के दाएं तट की सहायक नदियां सुबनसिरी, मानस, कामेंग, और बाएं तट की सहायक नदियां धनसिरी और दिहांग। तो इसका कौन सी बाएं तट पूछा गया तो 2 और 4 आंसर हो जाएगा। 56 का आंसर हो जाएगा बी। किसी क्षेत्र विशेष को नगर के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? नगर 5000 से अधिक जनसंख्या सत्य है, कुल जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न गलत है। नगर उसे ही कहा जाएगा जहां की कुल आबादी का 75% जो आबादी है वह गैर कृषि कार्य यानी कि कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में इन्वॉल्व हो। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सत्य है। तो कौन सा सत्य है? 1 और 3 आंसर हो जाएगा बी। हिमालयी अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में विचार करना है। इस क्षेत्र की नदियां 12मासी है, सत्य है। इसकी नदियां भी आकार की घाटियों का निर्माण करते, क्यों? क्योंकि ये सब नई नदियां हैं। ठीक है, नवीन नदियां जिसे कहा जाता है। ये नदियां मैदानी क्षेत्रों में अपना मार्ग बदलती रहती है, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य है। 58 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है मिकिर पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? तो जो मिकिर पहाड़ियां हैं वे असम में विस्तृत है। 59 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। 60 का आंसर हो जाएगा बी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना अरब सागर में है? बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की किन नदियों का मुहाना अरब सागर में है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी, तो हमने बताया था गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। और पश्चिम की ओर नदियां हमने बताया था नर्मदा और ताप्ती, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है और पूर्व वाले डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए हो जाएगा। काली नदी, भारतपुझा नदी और पेरियार नदी, इनका मुहाना जो है वह अरब सागर में है। अगर भारतपुझा नदी देखा जाए तो यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये सारे ये जो हैं इनका मुहाना अरब सागर की ओर है। इसका आंसर हो जाएगा ए।
निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आता है? बहुत आसान प्रश्न है। मृदा का रंग लाल क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड के कारण। आंसर हो जाएगा बी। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बैलाडीला खान किस राज्य में अवस्थित है? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 63 का सी। सेनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है? देखिए, बृहद हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है सेनोजोइक महाकल्प के किस काल में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओलिगोसिन काल। एक तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वे सारे जो ऑप्शन हैं वे टर्शियरी युग से संबंधित हैं, टर्शियरी या तृतीयक काल से संबंधित हैं। इसी समय देखेंगे टर्शियरी काल के दौरान ही आप देखेंगे जितने नवीन बलित पर्वत हैं पूरे विश्व के, चाहे वह रॉकी हो, एंडीज हो, आल्पस हो, ठीक है, हिमालय हो, यूराल पर्वत हो, इन सभी की उत्पत्ति टर्शियरी युग में ही हुई है। ठीक है, तो हिमालय तो कह रहा है कि सेनोजोइक महाकल्प के किस काल में हुई? तो ओलिगोसिन काल में। 64 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है स्थानांतरित कृषि और राज्य। हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि किस देश में स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है। यहाँ पे सवाल राज्य है, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है यह पूछा गया है। ठीक है, पहला पोनम केरल में जाना जाता है, सत्य है। मध्य प्रदेश में इसे बिवार कहा जाता है, यह भी सत्य है। बीरा, बीरा जो है गुजरात में नहीं, बीरा मध्य प्रदेश में, बीरा बिवार दोनों होगा। ठीक है, पोडू ओडिशा, यह भी सत्य है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो असम में इसे झूम कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न की कौन सही है? तो 1, 3 और 1, 2 और 4 सत्य है, तीसरा गलत है। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी। दीफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? आसान प्रश्न है। दीफू दर्रा बताइए किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित, यहाँ पर का जो क्षेत्र है वह भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है। ठीक है, दीफू दर्रा भारत, म्यांमार और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला का भाग है? तो माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय का भाग है। 67 का बी हो जाएगा। देखिए, इधर कुछ प्रश्न आसान है, वन लाइनर प्रश्न है। ठीक है, अगला घाटी और अवस्थिति, यह भी प्रश्न आसान है। कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है यह पूछा गया है। मरखा घाटी लद्दाख में सही है। नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल सत्य है। युमथांग घाटी सिक्किम सत्य है। और किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, यह भी सत्य है। तो इसके चारों विकल्प सत्य हैं। 68 का आंसर हो जाएगा ए। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसे व्यवस्थित करिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर में सबसे पहले नल्लामाला, इसके बाद आएगा पालकोंडा, इसके बाद आएगा नागरी पहाड़ी, फिर आएगा जवादी। 3, 2, 1, 4 आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाई कनाल पालिनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल को हिल स्टेशनों का राजकुमारी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड आप लोग नोट कर लिया करें। हिल स्टेशनों की राजकुमारी किसे कहा जाता है? हिल स्टेशनों की राजकुमारी कोडाई कनाल को। किस पहाड़ी पर है? पालिनी की पहाड़ी। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो गहरी घाटी जो होता है सीढ़ीनुमा खड़े होते हैं तो इसे गॉर्ज कहा जाता है। 71 का आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो को उचित रूप से स्पष्ट करता है? बताइए, एल्बिडो का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर विकिरण जो है वह एल्बिडो कहलाता है। 72 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से वलित पर्वत के उदाहरण हैं? देखिए, वलित पर्वत कई सारे हैं। ठीक है, हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्पस, एटलस, यूराल, ये सारे जो हैं वे वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन देकर बताइए कौन वलित पर्वत का उदाहरण है? तो यूराल, एटलस ये वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थल रूप है? नदियों के निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थल रूप क्या है? तो नदियों के निक्षेप से जलोढ़ शंकु स्थल रूप का निर्माण होता है। 74 का आंसर हो जाएगा सी। पेंटागोनिया का पठार, बहुत आसान प्रश्न है। पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है पेंटागोनिया का पठार। 75 का आंसर हो जाएगा बी।
निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कैमूर श्रेणी, उसके बाद मैकाल, उसके बाद सतमाला, उसके बाद हरिश्चंद्र। ठीक है, अगर देख लें इसको, अगर हम लोग अलग अलग देखें तो कैमूर श्रेणी जो है विंध्य श्रेणी का भाग है, आप लोग जानते होंगे, और यह मध्य प्रदेश से लेकर रोहतासगढ़ तक इसका विस्तार है। कैमूर रोहतास तक जो है वह विंध्य क्रम या कैमूर श्रेणी एक ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक विस्तार है। सतमाला देखिए तो नासिक महाराष्ट्र में अवस्थित है। मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ में है और हरिश्चंद्र श्रेणी जो है वह दक्कन का पठार है। अब इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक तरफ है डेल्टा, दूसरे तरफ है प्रकार, यानी कि कौन सी डेल्टा किस प्रकार का है, इसे आपको कौन सा मैच है, युग्म सुमेलित है, इसे बताना है। ठीक है, नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा सत्य है, मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा ये सत्य है। विस्टुला परित्यक्त यह गलत है। परित्यक्त का अगर एग्जाम्पल देंगे तो हवांगो नदी जो है वह परित्यक्त का उदाहरण है, तो यह गलत हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ज्वार नदमुख यह भी गलत हो गया। तो कह रहा है कि सही कौन सा है, तो 1 और 2 सत्य है, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचक्रवात की विशेषता है? प्रतिचक्रवात की कौन सी विशेषता है? सबसे पहले आप इतना ध्यान रखेंगे कि प्रतिचक्रवात की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बीच में हाई प्रेशर होता है और चारों तरफ लो प्रेशर होता है। ठीक है, यानी कि यह केंद्र से परिधि की ओर काम कर रहा होता है, सेंटर टू परिधि काम कर रहा होता है हाई प्रेशर। इसका अपोजिट लो प्रेशर होता है, बीच में इसका अपोजिट चक्रवात है, बीच में लो प्रेशर है और चारों तरफ से हाई प्रेशर वर्क कर रहा है। ये हो गया चक्रवात और ये हो गया प्रतिचक्रवात। चलिए अब सवाल देखिए, प्रतिचक्रवात की विशेषता कौन सा है? पहला है केंद्र में न्यूनतम वायु दाब, यह गलत होगा। अभी हमने बताया कि प्रतिचक्रवात का मतलब केंद्र में एचपी यानी कि हाई प्रेशर, यानी कि केंद्र में उच्च वायुदाब होना चाहिए, पहला गलत हो गया। दूसरा, मार्ग एवं दिशा अनिश्चित होगी, सत्य है। अब प्रतिचक्रवात की दिशा कौन सी होगी, ये कैसे कोई डिफाइन कर सकता है? दूसरा, ये प्रतिचक्रवात की विशेषता मार्ग एवं दिशा इसकी अनिश्चित होती है, यह सत्य है। तापमान वायु राशियों के स्वभाव और आर्द्रता पर निर्भर करेगी, यह भी सत्य है। चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है, यह बिल्कुल सत्य है। चक्रवात के एकदम ऑपोजिट होता है प्रतिचक्रवात। ठीक है, तो प्रतिचक्रवात की कौन सी विशेषता है? तो 2, 3, 4 विशेषता है, आंसर हो जाएगा इसका डी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बहुत आसान प्रश्न। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। ब्राजील में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? अभी हमने ऊपर बताया होगा, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। ठीक है, और हमने ये भी बताया था मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको और पूर्वी कैरेबियन सागर में इचाली कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। स्थानांतरित कृषि हमने ऊपर भी डिस्कस किया प्रश्न में। एक हमने डिस्कस किया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, दूसरा डिस्कस किया कि विभिन्न देश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा। ठीक है, वेनेजुएला में कोनुको, पूर्वी कैरेबियन सागर में इचाली और रोका जो हो गया कहाँ पर? ब्राजील। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सुमेलित करिए। ठीक है, यह लौ अयस्क क्षेत्र है, कौन से राज्य में अवस्थित है, इसे आपको मैच करना है। चलिए आप बताइए इसका क्या आंसर करेक्ट होगा। पहला है संदूर, संदूर कहाँ पर है? कर्नाटक में, ए का हो जाएगा 3। बादाम पहाड़ कहाँ पर है? बहुत आसान है, बादाम की पहाड़ी उड़ीसा में, बी का हो जाएगा 4। नोआमुंडी कहाँ पर है? झारखंड में, सी का 2। और डल्ली राजहरा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, डी का 1। 3, 4, 2, 1 बताइए क्या आंसर होगा? डी। कहीं के 1, 2 विकल्प भी आपको जानकारी होगी ना, तो आपका आंसर मैच जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम पतन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, उसमें चेन्नई जो है वह कृत्रिम पतन है। ठीक है, अब कांडला गुजरात में अवस्थित है और मारमुराव गोवा में, मुंबई में, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, कृत्रिम पतन में तो चेन्नई कृत्रिम पतन है, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन से भारत में मानसून के निवर्तन के महत्वपूर्ण कारण हैं? मानसून के निवर्तन का महत्वपूर्ण कारण पूछा गया। पहला,
उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना सत्य है। निम्न दाब क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकाव सत्य है। उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौटना यह भी सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला आसान प्रश्न है, करेवा भू आकृति किस हिमालय की विशेषता है? करेवा भू आकृति कहाँ पर है? आप जानते होंगे करेवा कहाँ पर, कश्मीर हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यह आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम हिमालय। और उत्तर पश्चिम हिमालय में ही आप देखेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब उत्तर पश्चिम हिमालय में ही आता है। 84 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन सही है? पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा और अविरत होता है, सत्य है। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम होती जाती है, यह गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आद्रपर्णपाती वन किसकी विशेषता है? तो आद्रपर्णपाती वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल वाला जो क्षेत्र है वहां पे आद्रपर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका आंसर 86 का हो जाएगा ए। बताइए गोखुर झील का कौन सा उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा लैगून झील का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा गोखुर झील का उदाहरण है? तो इसे आप लोग देखेंगे अच्छे से। गोखुर झील का उदाहरण कौन सा है? तो देखेंगे कांवर झील और बुल्लर झील है, ये दोनों जो है गोखुर झील का निर्माण करती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी लोनार देखेंगे तो लोनार एक ज्वालामुखी क्रिया से लोनार का उत्पत्ति होती है, लोनार झील का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किस नदी से संगम के बाद ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? तो तीस्ता नदी से संगम के बाद। 88 का आंसर डी। काली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? काली मृदा से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला, देखिए अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, क्योंकि काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी हमें देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषता कौन सी है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, तो इसका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में देखेंगे तो इसका सुनिश्चित पथ का अनुसरण करती है और बारहमासी स्रोतों का अभाव है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। ये दोनों सत्य हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। नीचे दिए गए 4 युग्मों में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? सॉरी, कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कितने सही हैं? पहला है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बेल्जियम, गलत है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन नीदरलैंड, यह भी गलत है। यूके में इसका आयोजन किया गया है। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जर्मनी, यह भी गलत है। इसका आयोजन बेल्जियम में किया गया है। अगला है वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन भारत, सत्य है। भारत के नई दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो कितने युग्म सुमेलित हैं? तो इन 4 में से केवल एक युग्म सही सुमेलित हैं। 91 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 2034 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए किसे मेजबान देश के रूप में घोषित किया गया? तो यूएसए, अमेरिका को। हाल ही में खबरों में रही सिटी ऑफ लेक्स परियोजना किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है सिटी ऑफ लेक्स परियोजना। यह परियोजना उदयपुर राजस्थान में लॉन्च की गई, गलत है। सिटी ऑफ लेक्स परियोजना जो है वह दिल्ली सरकार की योजना है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य कृत्रिम रूप से झीलों का निर्माण या अतिक्रमण वाली झीलों को बहाल करना है, यह सही है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है। आंसर बी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। और अगर 2023 में इसका थीम देखा जाए तो इसका थीम था एआई के युग में मीडिया। ठीक है, और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक उसी समय जारी की जाती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 में थीम था एआई के युग में मीडिया। दिसंबर 2023 में इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया? कबीर बेदी को। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? आशा भोसले को। देखिए यह तीसरा लता मंगेशकर पुरस्कार है। पहला लता मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरा जो अवार्ड था वह अमिताभ बच्चन को दिया गया था, और तीसरा आशा भोसले को। 96 का आंसर सी।
हाल ही में नीति आयोग के द्वारा राइज कार्यक्रम शुरू किया गया है। बताइए राइज कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। देखिए जो राइज कार्यक्रम है वह अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। राइज कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। तो राइज का पूरा नाम क्या है? रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। इसका आंसर हो जाएगा सी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बनाया गया? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पंचायत 2 को। यह सब करेंट अफेयर है और वन लाइनर है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांगवांग, दक्षिण कोरिया। फिर आइए ज्योग्राफी का सेक्शन। कथन ए और कथन आर दिया गया है, इसे हमको बताना है क्या करेक्ट होगा। कथन ए, प्राथमिक भूकंपीय तरंग किसी भी माध्यम में संचरित होने का गुण रखती है। सत्य है। प्राथमिक भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है। सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही है और इसकी व्याख्या कर रहा है। सतलज नदी भारत में से किस दर्रे से निम्नलिखित में से भारत में किस दर्रे में सतलज नदी प्रवेश करेगी? तो सतलज सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। 102 का आंसर हो जाएगा बी। भारत की माणक याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, MP यानी कि मध्य प्रदेश, CG यानी कि छत्तीसगढ़, फिर AP यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन 5 राज्यों से होकर गुजरेगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो है कि इनमें से किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी? आंध्र प्रदेश से गुजरेगी, उड़ीसा से गुजरेगी, इसके अलावा मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। झारखंड से नहीं गुजरती है। यानी कि 1, 2, 4, 5 इसका आंसर हो जाएगा 103 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें प्रकृति में गर्म एवं शुष्क है? प्रकृति में गर्म एवं शुष्क कौन सी स्थानीय पवन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक रोलर, सामल और सांता अन्ना। ये प्रकृति में गर्म एवं शुष्क पवनें हैं। कथन और कारण दिया गया है। पहला, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। यह सत्य है। भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल सर्वाधिक होता है। यह गलत है। भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है कोरियालिस बल। तो ए सत्य है, आर असत्य है। आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्न तत्वों को भूपरपटी में उनकी मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है। देखिए अगर भूपरपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन में पाया जाता है 46.6%। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन में 27.7%, एल्युमिनियम में 8.1%, लोहा में 5% और कैल्शियम में 3.63%। अब यहाँ पे क्रम आप लोग बताइए क्या क्रम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्रम बैठाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा, उसके बाद कैल्शियम। निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है? ठीक है। अब ये जानिए आपकी मकर रेखा पर अवस्थित कौन कौन से देश हैं। ठीक है। तो मकर रेखा पर अगर अवस्थित देखा जाए, अगर हम लोग दक्षिण अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका से चल रहे हैं तो दक्षिण अमेरिका में बात करें तो दक्षिण अमेरिका के 4 देश हैं जो मकर रेखा पर आएगा। कौन कौन? एक है अर्जेंटीना, फिर है ब्राजील, चिली, पराग्वे। ठीक है। ये हो गया दक्षिण अमेरिकी देश जो मकर रेखा से क्रॉस करेंगे। अब आइए अफ्रीका। अफ्रीका में अगर हम देखें तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया।
ये सारे जो हैं वे मकर रेखा पर अवस्थित हैं। तो अब सवाल है कि कौन मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, नामीबिया, यहाँ हमने बता दिया नामीबिया, बोत्सवाना, यह भी हमने बता दिया, इसके बाद है मोजाम्बिक, यह भी हमने बता दिया मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो कौन बचा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है, 107 का आंसर सी। लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहां पर पाए जाएंगे? तो लानोस कहां पर पाया जाएगा? वेनेजुएला। और वेनेजुएला कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। लानोस वेनेजुएला, ठीक है, 108 का डी। 109, काकेकस राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो काकेकस राज्य जो है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान से मिलकर काकेकस राज्य बनते हैं। तो 109 का हो जाएगा बी, लातविया इसमें शामिल नहीं है। अगला सही कथन को चूज करना है। पहला, वायु के गर्म होने पर उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता वृद्धि होगी। स्वाभाविक है कि अगर गर्म होगा तो उसमें हीट की मात्रा बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो वह जल को ज़्यादा सोखेगा, पहला सत्य है। आर्द्रता में वृद्धि से कपड़ा सूखने में अधिक समय लगेगा, यह भी सत्य है। नमी बढ़ेगी तो कपड़ा कम सूखेगा और आर्द्रता बढ़ेगी, नमी आर्द्रता में जब वृद्धि होगी तो कपड़ा सूखने में कम ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर इसके सही हैं, 110 का हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी शांत कटिबंध या डोल्ड्रम की विशेषता है? डोल्ड्रम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो निम्न वायुदाब क्षेत्र, देखिए डोल्ड्रम हमने एक बार बताया भी था प्रीवियस वीडियोज जब मैं डिस्कस कर रहा था इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू, तो हमने बताया था ये अगर ग्लोब है, मान लेते हैं कि यह जो है वह विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा, तो हमने बताया था कि विषुवत रेखा के आसपास का जो है वह 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक का जो बेल्ट होता है वह डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। और विषुवत रेखा पर हमेशा लो प्रेशर होता है। विषुवत रेखा क्यों लो प्रेशर होगा? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से पड़ती है, तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगी तो यह लो प्रेशर का क्षेत्र होगा। और ध्रुवीय क्षेत्र जो होगा वह हमेशा हाई प्रेशर का, उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। पूर्व में भी हमने बताया है, ठीक है। पहला आइए, निम्न वायुदाब का क्षेत्र सत्य है। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, यह भी सत्य है। हमने 5 डिग्री एक रेंज लिया है, कहीं कहीं 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ मिलता है, ठीक है। तो आप 5 से 10 के बीच याद रखें, यह भी सत्य है। ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं की अनुपस्थिति होती है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा में जब वर्षा होती है तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वायु धारा बिल्कुल उपस्थित होती है और यहाँ पे जो वायु होती है वह सीधी रेखा में ऊपर की ओर गमन करती है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, आंसर इसके सही होंगे 1 और 2, 111 का आंसर ए। निम्न में से कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा का निर्धारण करेगी? तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा का निर्धारण पिरेनीज पर्वत करती है, आंसर सी। अभिकथन ए, विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। इस संस्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। देखिए कमी तो आती है लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे कह रहा है कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान में कमी आएगी। दोनों स्टेटमेंट सत्य जरूर हैं पर दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला में होता है? ब्लैक फॉरेस्ट में डेन्यूब का उद्गम होता है, आंसर बी। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ेगी? बताइए, आसान प्रश्न है। स्टालिन नहर जो है वह बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ेगी, 115 का आंसर हो जाएगा सी। अगला, एक तरफ है ज्वालामुखी, दूसरा तरफ है देश, ठीक है। विसुवियस इटली सत्य है। चिम्बाराजो इक्वाडोर, यह भी सत्य है। किलिमंजारो ईरान गलत है, किलिमंजारो अफ्रीका में। और कराकाटोवा अलास्का, यह भी गलत है, कराकाटोवा इंडोनेशिया में। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, 1 और 2 सुमेलित है, 116 का आंसर ए। 117, शुष्क कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। शुष्क कृषि के संदर्भ में विचार करना है। यह कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, सही है। इसके अंतर्गत मोटे अनाज एवं दलहन वाली फसलों की कृषि की जाती है, यह भी सत्य है। तो दोनों कथन इसके सत्य हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखिए मकर रेखा को 2 बार काटेगी लिम्पोपो नदी और भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी कांगो नदी। तो याद रखेंगे मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार
ठीक है, तो इसका आंसर 118 का सी। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन ए, विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की गर्म हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में नीचे उतरती है। सही बात है। देखिए मैं डायग्राम से इसको बता दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं ग्लोब है, यहाँ पे विषुवतीय क्षेत्र है, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, ये हो गया उपोष्ण और शीतोष्ण हमने दर्शा दिया। ये है हाई प्रेशर का क्षेत्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे फिर हाई प्रेशर बनता है, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। इसी प्रकार यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों बनता है। हाई प्रेशर बनने का यही कारण है कि विषुवत रेखा की जो लो प्रेशर की जो हवाएं होती है ऊपर उड़ती है और ऊपर यहाँ पे जाकर हाई प्रेशर की ओर यहाँ पे नीचे बैठ जाती है उपोष्ण क्षेत्र में, और ये बैठने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। यही प्रश्न है कि विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की गर्म हवा, यहाँ से निम्न वायुदाब है विषुवतीय, यहाँ से गर्म हवाएं उठ रही है और उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में नीचे उतरते हैं, यहाँ पे नीचे उतरेगी हाई प्रेशर के क्षेत्र में। पहला सही है। दूसरा, आर्द्रता बढ़ने के साथ घनत्व में बढ़ोतरी होती है, यह गलत है। आर्द्रता बढ़ेगी तो घनत्व में जो है कमी आएगी। ठीक है, तो इसका ए सही है, आर गलत है, आंसर सी। जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है जलवाष्प के संबंध में। तो इसमें देखेंगे तो तीनों ऑप्शन जो है इसके करेक्ट हैं। ठीक है, तो कोई भी सही नहीं, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। प्रश्न है कि कौन गलत है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों विकल्प सही है। 120 का हो जाएगा डी। एक तरफ है संस्थान, दूसरे तरफ है नगर, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल सत्य है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान या बांदा में नहीं, या झांसी में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून सत्य है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये सत्य है। तो आंसर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है, बी। दक्षिण भारत में स्थित सेनकोट्टा दर्रा किनके मध्य अवस्थित है। तो सेनकोट्टा दर्रा कार्डेमम और नागरकोइल के बीच 122 का आंसर सी। एक तरफ है परियोजनाएं, दूसरे तरफ है नदी। तुलबुल परियोजना चेनाब नदी गलत है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी गलत, दुलहस्ती परियोजना ये झेलम नदी गलत, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, ये दोनों गलत हो गए। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी सही है, यह हिमाचल प्रदेश में है। और उकाई परियोजना ताप्ती सही है, ये गुजरात में है। ये आपको ये सारे फैक्ट्स आपको लूसेंट में भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है ये सब। जितने फैक्चुअल सवाल हैं वो कोशिश करें कि आपका गलत ना हो। और यहाँ पे जितने मैं सवाल डिस्कस कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी के कहीं ना कहीं किसी अध्याय से जरूर संबंधित है। ठीक है, तो कौन सुमेलित है, तो केवल 3 और 4 आंसर हो जाएगा इसका बी। मालदा भ्रंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। या मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। सही है, मेघालय का पठार और छोटा नागपुर पठार को कौन विभाजित करेगी, मालदा भ्रंश। इसे गारो राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है, यह भी सत्य है। तो दोनों सत्य है, आंसर सी। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान तमिलनाडु तट के अपेक्षाकृत शुष्क रहने के लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क क्यों रहता है। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, यह सही है। और देखेंगे कि तमिलनाडु में जो वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, स्पेशल कोरोमंडल तट पे। ठीक है, तो क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का पूर्वी तट के समानांतर संचरण, यह भी सत्य है। और पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम होना, यह भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हिमालय नदी तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को बताइए। इस तंत्र की नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में गोखुर झील का निर्माण करती है, गलत है। हिमालय तंत्र की नदियां देखेंगे वह गॉर्ज, कैनियन, यू आकार की घाटियां आदि बनाती है, गोखुर झील का निर्माण नहीं करती। इस तंत्र की नदियों में मार्ग बदलने की विशेषता होती है, बिल्कुल सत्य है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणालियां मालदा भ्रंश की ढलान के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, यह भी सत्य है। तो कौन सही है, 2 और 3 आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत आसान प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनाईमुडी। अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर। यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अनाईमुडी 127 का आंसर बी।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? बारदोली छीड़ा मानसून पूर्व वर्षा और राज्य क्षेत्र। ठीक है, बारदोली छीड़ा असम में सही है। आम्र वर्षा केरल, कहा भी जाता है आम्र वर्षा केरल, सही है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में सत्य है, लेकिन फूलों का जो बौछार है वह हिमाचल प्रदेश या सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका सी। सूची 1 और सूची 2 के मिलाइए। एक तरफ है पर्वत चोटी, यह भी आसान प्रश्न है, यह भी आपको लूसेंट पे फैक्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, सैंडल पीक कहाँ पर है? सो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान, माउंट डियावेली मध्य अंडमान, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान और माउंट थुलियर जो है वह ग्रेट निकोबार। ये ठीक है। ठीक है, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान, माउंट डियावेली मध्य अंडमान, माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान और माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार। यही 4 जो चोटियां हैं वह अंडमान निकोबार की 4 महत्वपूर्ण चोटियां हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे आप लोग याद रखें। तो एक का हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1, आंसर बी। पश्चिम घाट में स्थित निम्नलिखित दर्रे को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा? थाल घाट आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 ये दोनों में है। ठीक है, थाल घाट के बाद आएगा आपका भोर घाट, ये भी दोनों में है। भोर घाट के बाद आएगा पाल घाट 4, उसके बाद आएगा सेनकोटा। यानी कि थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा गैप या उत्तर से दक्षिण का क्रम है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए, इससे भी कोई आसान प्रश्न होगा। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.86%। सारे तरह के प्रश्न को इसमें मिला जुला रखा गया है। ठीक है, कुछ बहुत लेंदी भी सवाल है जैसे मालदा भ्रंश वगैरह, या बीपीएससी का टॉपिक नहीं, यूपीएससी का टॉपिक है। कुछ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ आसान प्रश्न भी है। ठीक है, कौन सी नदियां बिहार में गंगा के बाईं तट पर आकर मिलती है? बिहार में गंगा के बाईं तट पर आकर कौन सी नदियां मिलेगी? ठीक है, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बागमती और घाघरा। ठीक है, ये बाईं तट पर आकर मिलेगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चूंकि गंगा बिहार, मान लेते हैं कि बिहार इस तरह का है। ठीक है, तो गंगा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे। ठीक है, तो इधर से जो आकर नदियां मिलती हैं यहाँ पे, चाहे घाघरा हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कोई भी नदियां हो, कमला हो। ठीक है, तो ये जो होगी वह बाएं ओर से आकर मिल रही है। और इधर देखें, चाहे वह पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु, ये सारे जो हैं वे दाएं तट की नदियां होंगी। अजय नदी हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका ए हो जाएगा। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के निम्न जनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करिए। बहुत आसान और ट्रिकी सवाल। नेपाल के साथ जो सीमा साझा होता है उसको पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये बिहार का मैप है तो यहाँ से पूर्व की ओर से चलिए और पश्चिम की ओर कौन कौन से जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं इसे बताना है। ठीक है, तो नेपाल कुल 7 जिले हैं बिहार के, वे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये पूर्व से पश्चिम की ओर कह रहा है, तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? किशनगंज, जो नेपाल के साथ साझा करेगा। किशनगंज के बाद आता है अररिया, अररिया के बाद आता है सुपौल, सुपौल के बाद आता है मधुबनी, मधुबनी के बाद आता है आपका आ गया सीतामढ़ी आएगा, सीतामढ़ी के बाद आएगा इधर पूर्वी चंपारण और फिर पश्चिम चंपारण। ये हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम हो गया नेपाल के साथ जो बॉर्डर साझा करता है। तो इसको मैच करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका सी। अगला भी आसान प्रश्न है, कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सही सुमेलित है? जलप्रपात और अवस्थिति। तो कोला जलप्रपात नवादा सत्य है, राकिम कुंड रोहतास में है, सुखलदरी जलप्रपात भी रोहतास में है और तेलहर कुंड भी रोहतास में है। कौन सही सुमेलित है? तो केवल एक सही सुमेलित है, बाकी ये तीनों रोहतास में है, राकिम कुंड, सुखलदरी, तेलहर जलकुंड, ये सब। ठीक है, हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। नागी और नकटी ये 82वां रामसर स्थल टोटल हो चुका है। ठीक है, अब है कि किस वर्ष पक्षी अभयारण्य इसे घोषित किया गया था? तो 1984 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। नागी नकटी हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुआ। टोटल 82 रामसर स्थल हो चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1984। ये सवाल महत्वपूर्ण है। बिहार में वर्षा के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। उत्तरी मैदान में
पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। बिल्कुल सही है। अगर ये उत्तरी मैदान है तो इधर किशनगंज, चूंकि यहाँ से मानसून जब प्रवेश करेगी तो इधर पूर्व से पश्चिम की ओर कमी आते जाएगी, वर्षा की मात्रा में सही है। दक्षिण मैदान में वर्षा उत्तरी मैदान की तुलना में अधिक होती है, यह गलत है। दक्षिणी मैदान आप सभी जानते हैं कि सूखा का जो क्षेत्र है वह दक्षिण मैदान का क्षेत्र है, तो उत्तर मैदान की तुलना में यहाँ पे कम वर्षा होती है। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है। सुमेलित करना है जल विद्युत परियोजना और जिला, यह भी आसान प्रश्न है। बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल जिला, यह सुमेलित है, ए का 1। त्रिवेणी लिंक पश्चिम चंपारण त्रिवेणी, बी का 2। कौन से नदी पर है? गंडक नदी, ठीक है। इसके बाद है ढेलाबाग, ढेलाबाग जो है वह रोहतास में है, सी का 4। और सोनपुर भी, यह आपका औरंगाबाद में आएगा, डी का 3। 1 2 4 3, इसका आंसर बी। बिहार निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु जोन में आता है? तो देखिए पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है, उनमें से बिहार जोन 4 में आता है, आंसर हो जाएगा सी। घोघा झील किस जिले में स्थित है? कटिहार में स्थित है। यह एक मौसमी नदी है जो किकट के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम झारखंड के चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बिलारो, दरधा और मोरहर नदियां शामिल हैं। उपर्युक्त विशेषताएं किस नदी की है? ठीक है, तो किकट के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है और मौसमी नदी है, और मोरहर जिसकी सहायक नदी है वह है पुनपुन। 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में नालंदा जिले में राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राजगीर महोत्सव का आयोजन हाल ही में नालंदा जिले में किया गया है। इसकी शुरुआत जो है 1986 में की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में समस्तीपुर के बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस कृति के लिए यह सम्मान दिया गया? तो बोध संकेतन के लिए, 142 का डी। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा निम्न में से किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया गया है? और किसी ट्रांसजेंडर को सीनेट सदस्य के रूप में नामित करने का यह पहला मामला है, वह है रेशमा प्रसाद। 143 का आंसर ए। गया जिला के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को किस संस्था के द्वारा पुरस्कृत किया गया? पिछले सेशन में भी इस प्रश्न को रखा गया था, इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को बेसिकली आप देखेंगे कि गया में जो साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों के द्वारा गया के जो पटवा टोली क्षेत्र है, पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर एक वीवर्स होप डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया है। इसे यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। हाल ही में बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं त्रिपुरारी शरण। दिसंबर 2023 में गांधी मैदान पटना में आयोजित पुस्तक मेले का विषय क्या था? तो दिसंबर 2023 में 1 से 12 दिसंबर के बीच पटना गांधी मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसका थीम था महिला नेतृत्व। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा क्राइमैक सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो क्राइम नाम से आपको लग रहा होगा, क्राइम इसमें छुपा हुआ है इस वर्ड में, तो इसका मतलब हो गया अपराधियों पर नजर रखना। 148 का डी। भोजपुरी फिल्म अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, सत्य है। और इसके 18वें संस्करण में अरविंद अकेला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया, यह भी सत्य है। अरविंद अकेला, आपने कल्लू का नाम जरूर सुना होगा, कल्लू भोजपुरी एक्टर हैं, ठीक है। तो अरविंद अकेला उर्फ कल्लू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया, सत्य है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर देखा जाए भोजपुरी फिल्म अवार्ड में, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है आम्रपाली दुबे को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, तो दोनों स्टेटमेंट सत्य है। 149 का सी। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो 1500 मीटर दौड़ से। और जो दुर्गा सिंह हैं वे बिहार के
गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 150 प्रश्नों का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। यह संस्कृति आईएएस के द्वारा 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लॉन्च किए गए टेस्ट 2 था, जो कि सेक्शनल था। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियोस नए टॉपिक पर शीघ्र हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @IASPCS सेंटर। अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर लाभान्वित हो सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।